नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 से जीएसटी के रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। जीएसटी रूल्स का रूल 8 जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने के संदर्भ में प्रक्रिया दर्शाता है। इस रूल 8 में सब रूल 4A इंसर्ट करने का प्रपोजल है और यह सब रूल 4A उस तिथि से लागू होगा जो तिथि या जो डेट नोटिफाई की जाएगी। इस सब रूल 4A के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति आधार नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करता है तो उनका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और उनका फोटोग्राफ लिया जाएगा, और जो एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करता उनका अन्य जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, उन व्यक्ति का फोटोग्राफ और उन व्यक्ति का बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यह लेने के बाद में ही यह एप्लीकेशन को पूरा किया हुआ माना जाएगा। और यह जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने की जो प्रक्रिया है वह फैसिलिटेशन सेंटर्स पर पूरी की जाएगी। इस प्रकार से जिस तिथि से यह सब रूल 4A नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो भी एप्लीकेंट है उनके बायोमेट्रिक बेस्ड इंफॉर्मेशन या तो आधार कार्ड के बेस पे या अन्य केवाईसी डॉक्यूमेंट के बेस पे लिया जाएगा। और आधार कार्ड के अंदर तो फोटोग्राफ आता ही है तो वहाँ फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है, अन्य डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्ट किया है, वहाँ उनको फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया के अंदर केवल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने थे, और यदि डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो 3 वर्किंग डे के अंदर उस एप्लीकेशन को डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता था और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता था। अब इस 3 दिन की समयावधि को बढ़ाकर 7 वर्किंग डेज किया गया है। इसके अलावा जहां पर एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया है उन केसेस के अंदर, तथा जहां आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया भी है फिर भी यदि प्रॉपर ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से अबव होगा उनको ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रीमाइसिस दर्शाई गई है उस प्रीमाइसिस का वेरिफिकेशन करना आवश्यक है, तो इस केस के अंदर इन दोनों ही केस में एप्लीकेशन करने के 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो अब आगे से यह मानकर चलें कि लगभग हर केस के अंदर या ज्यादा से ज्यादा केस के अंदर प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने के 30 दिन के अंदर, और उसके बाद में ही रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन की है वो
डेफिशिएंट मालूम चलती है या उसमें कुछ कमी लगती है या प्रॉपर ऑफिसर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगना चाहता है, तो पहले उसके लिए 3 वर्किंग डेज का टाइम था, उसे अब बढ़ाकर 7 वर्किंग डेज कर दिया गया है। 7 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्म GST REG 03 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है और उसके बाद में जो एप्लीकेंट है वह विद इन 7 डेज उसका रिप्लाई या क्लैरिफिकेशन फॉर्म GST REG 04 के अंदर दे सकता है। लेकिन यह जो 7 डेज की समयावधि है, यह भी जिन केस के अंदर एप्लीकेंट ने आधार नंबर ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया है या जिन केसेस के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर या अबव की रैंक के प्रॉपर ऑफिसर ने बिजनेस के प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना आवश्यक समझा है, उन केस में यह 7 डेज की समयावधि भी बढ़ाकर 30 डेज मानी जाएगी, अर्थात 30 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है, वहां पर वह क्लैरिफिकेशन प्राप्त होने के 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन जारी कर देगा और जहां पर प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, वहां पर वह एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। इन प्रोविजन में अभी के नोटिफिकेशन से कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो प्रोविजन है, उसे भी अभी सब्स्टिट्यूट किया गया है। इसके अनुसार जहां पर एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन की है, वहां नॉर्मल पीरियड है 7 वर्किंग डेज का। 7 वर्किंग डेज में यदि डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस एप्लीकेशन को डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर एप्लीकेंट सब रूल 1 के प्रोविजो से कवर्ड है, अर्थात जहां पर एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया है या जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट भी किया है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर बिजनेस प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहता है, उन दोनों ही केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के 30 डेज के बाद में ही माना जाएगा। जहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेंट से क्लैरिफिकेशन कुछ मांगा है, वहां पर क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट से प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद में ही डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अर्थात यह जो डीम्ड रजिस्ट्रेशन के लिए जो समयावधि थी वो भी अब बढ़ गई है। रूल 21 में रजिस्ट्रेशन किन कारणों से या किन सर्कमस्टांसिस में कैंसिल किया जा सकता है उसके बारे में प्रोविजंस हैं। इसमें जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन जिस प्लेस ऑफ बिजनेस को डिक्लेयर किया है वहां से कोई बिजनेस नहीं करता है, उस कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था, या वह बिना गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए केवल बिल इश्यू करता था, तब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। इसमें गुड्स और सर्विसेज के बाद और बोथ वर्ड्स अभी ऐड किया गया है। या जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 171 का वायोलेट करता है, अर्थात सेक्शन 171 है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। उन प्रोविजंस का वायोलेशन करता है तब भी उस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब ये जो क्लोज D, E, F और G, ये अभी नोटिफिकेशन नंबर 94 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 22/12/2020 से इंसर्ट किए हैं। इसमें यदि रजिस्टर्ड पर्सन
रूल 10A के प्रोविजन को वायोलेट करता है। अर्थात रूल 10A के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल देना है, वो यदि डिटेल रजिस्ट्रेशन लेने के 45 डेज के अंदर या जो सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करना है उसकी तिथि के पहले बैंक की डिटेल्स नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि रूल 10A का प्रोविजन का वायोलेट कर दिया गया है। क्लॉज ई के अनुसार यदि रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लेता है, सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के बारे में बताता है, उस सेक्शन 16 या इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित रूल्स के वायोलेशन करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि रजिस्टर्ड पर्सन फॉर्म GSTR 1 में सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की रकम ज्यादा बताता है, लेकिन जो सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल किया जाता है GSTR 3B, उसमें आउटवर्ड सप्लाई की रकम कम बताता है, जिसके कारण से टैक्स कम भरा जाता है, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन रूल 86B के प्रोविजंस को वायोलेट करता है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। रूल 86B अभी इसी नोटिफिकेशन से नया रूल इंसर्ट किया गया है, जिसके अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना यूज कर सकते हैं ड्यूटी पेमेंट के लिए, उसके बारे में दर्शाया गया। उसके बारे में एक अलग से वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए अलग अलग 4 नई कैटेगरी अभी ऐड कर दी गई है, जिसके अंदर जो ये क्लॉज F है कि जहां पर GSTR 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई की अमाउंट ज्यादा बता दी गई है GSTR 3B से, उसको लेकर कई शंकाएं हैं कि कहीं क्लेरिकल मिस्टेक से भी ज्यादा बता दी, तब भी क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा या नहीं। जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की प्रक्रिया चल रही हो, उस दौरान उस रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी किया जा सकता है। उसके संदर्भ में रूल 21A के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इसके सब रूल 2 के अंदर यह दर्शाया गया था कि जब प्रॉपर ऑफिसर यह मान रहा हो कि सेक्शन 29 या रूल 21 के अंतर्गत किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना है। रूल 21 में किन किन कारणों से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है वो मैंने अभी आपको बताया, और सेक्शन 29 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन तब कैंसिल किया जा सकता है जब उस रजिस्टर्ड पर्सन ने कंटिन्यूअस 6 मंथ्स के GST रिटर्न फाइल नहीं किए हों। तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर उस रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है। पहले यह प्रोविजन थे कि यह सस्पेंड तभी करना है आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अर्थात उस व्यक्ति को पहले उसकी सुनवाई करके उसके रीजन जानकर और उसके बाद में ही उसको सस्पेंड रजिस्ट्रेशन को किया जा सकता था। लेकिन अब यह आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इन वर्ड्स को निकाल दिया गया है। अर्थात अब उस रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सुनवाई किए बिना ही एक बार का रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जा सकेगा। यह जो प्रोविजन को ओमिट किया है उसको लेकर भी कई शंका कुशंका लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का, किसी रजिस्टर्ड पर्सन का राइट अफेक्ट होता है एडवर्सली, उस केस में उसको बिना सुने एक तरफा एक्शन ले लेना यह प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में माना जाता है। यह रूल 21A के अंदर
सब रूल 2A नया इंसर्ट किया गया है, जिसके अनुसार किसी रजिस्टर्ड पर्सन का सेक्शन 39 के अंतर्गत दायर रिटर्न अर्थात फॉर्म GSTR 3B में दर्शाई गई डिटेल्स को उसके आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जो फॉर्म GSTR 1 में दर्शाई गई है और उसको उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसके सप्लायर ने फॉर्म GSTR 1 में दर्शाई है, जो इस रजिस्टर्ड पर्सन के फॉर्म GSTR 2B में देखने को मिलती है। इनमें यदि वेरिएशन है या अन्य किसी भी प्रकार के एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि इन फिगर्स के अंदर काफी एनोमलीज हैं और ऐसा लगता है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन ने GST एक्ट का या रूल्स का वायोलेशन किया है, तो उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन भी तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे एक यह जो नया फॉर्म GST REG 31 बनाया गया है उसके अंदर इंटीमेट किया जाएगा कि आप 30 दिन के अंदर एक्सप्लेन कीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल नहीं किया जाए। जिस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया हो वह कोई टैक्सेबल सप्लाई सस्पेंशन के पीरियड में नहीं कर सकता, अर्थात वह टैक्स इनवॉइस GST का जारी नहीं कर सकता। उसके द्वारा जारी इनवॉइस के ऊपर सामने खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकता। अब इसमें सब रूल 3A भी और ऐड कर दिया गया है, जिसके अनुसार जब रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहेगा उस दौरान उस रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 54 के अंतर्गत कोई रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया हो, वह उस रजिस्ट्रेशन कैंसल करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद लगता है कि यह प्रक्रिया सही नहीं थी, तो उसका यह सस्पेंशन रिवोक किया जा सकता है। इसमें अब यह एक प्रोविजो ऐड किया गया है कि यह जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया था इसे रिवोक करना है, यह उस प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने के बाद ही करना यह आवश्यक नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रोसीडिंग चल रही हो उस समय भी यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन गलती से सस्पेंड किया गया है या जो स्पष्टीकरण दिए हैं रजिस्टर्ड पर्सन ने वह पर्याप्त हैं और उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था, तो उस केस के अंदर वह रजिस्ट्रेशन किसी भी समय पर जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है उसको रिवोक कर सकते हैं। रूल 21A के सब रूल 2A जो अभी इंसर्ट किया गया है उसके अनुसार जहां पर GSTR 1 में दर्शाई गई फिगर्स या GSTR 2B के अंदर दर्शाई हुई फिगर और GSTR 3B में दर्शाई हुई फिगर्स में एनोमलीज हैं, वहां पर भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो उस रूल 21A के सब रूल 2A को भी रूल 22 के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। यह सब रूल 4 ऑफ रूल 22 के अंदर भी जो रिप्लाई टू नोटिस इश्यूड अंडर सब रूल 2A ऑफ रूल 21A है उसको भी इंसर्ट कर दिया गया है। यहां पर इन जो प्रोविजंस में चेंजेस किया गया है उसको लेकर जो लोगों में शंकाएं हैं उसके निवारण के लिए सरकार ने CBIC के माध्यम से जो क्लैरिफिकेशन इश्यू किए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक जो बात कही गई थी कि
जहां रजिस्ट्रेशन को कैंसल किया जाएगा वहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी। तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। लेकिन वास्तव में जैसा आगे डिस्कशन किया था कि रजिस्ट्रेशन कैंसल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात नहीं है। अभी जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं उस सस्पेंशन के पहले भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी। अब यह जो पूरा स्पष्टीकरण है यह कैंसलेशन के बारे में है और उसमें बताया गया है कि जहां पर कंटिन्यूअसली 6 या ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं किए गए हैं उसी केस के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह प्रोविजन तो सेक्शन 29 ऑफ जीएसटी एक्ट में है। अभी जो रूल 21 है उसके अंदर भी विभिन्न कारणों से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। उसमें कई कारण अभी और नए भी ऐड किए गए हैं। तो उन कारणों से भी यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो तो प्रॉपर ऑफिसर इमीडिएट इफेक्ट से उसका रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वह इनवॉइसेस इश्यू नहीं कर सकता, टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं कर सकता और अब तो जो नए संशोधित प्रस्ताव प्रोविजंस के अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन के पीरियड के दौरान रिफंड भी नहीं मिल सकता। तो जहां पर इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है वहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देना या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करना वह शायद कोर्ट्स के अंदर इसके बारे में कितना यह टिक पाएगा यह भी एक सवाल है। एक यह बात भी जो कही गई कि जहां पर केवल क्लरिकल एरर है रिटर्न फाइल करने में जिसके कारण से जीएसटीआर 1 के डेटा में और जीएसटीआर 3B के डेटा में मिसमैच होगा वहां पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बारे में सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्लरिकल एरर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन ने बड़े फ्रॉड किए हैं उन फ्रॉड्स को अलग अलग एनालिटिकल टूल्स के द्वारा चेक करके केवल उन्हीं केस के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा और यह बोनाफाइड टैक्स पेयर्स के हित में भी है। इस बात से बिल्कुल हमें सहमत होना चाहिए कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वह बोनाफाइड टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश की सरकार और रेवेन्यू के लिए तो खतरा है ही, लेकिन बोनाफाइड टैक्स पेयर्स के लिए भी खतरा है। तो यह जो आश्वासन सरकार की तरफ से है कि क्लरिकल एरर्स के लिए या माइनर एरर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, यह इसे हम एक वेलकम क्लैरिफिकेशन के रूप में लेना चाहिए। अब बात यही है कि जब इसका इन प्रोविजंस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा तब यह जो भावना है सरकार की कि क्लरिकल एरर्स या छोटी एरर्स के लिए इन प्रोविजंस का उपयोग या हम ये कहें कि दुरुपयोग नहीं होगा, वह कितनी सार्थक होती है वही देखना है। यह भावना भी एक व्यक्त की गई है कि यह जो चेंजेस रूल्स में लाए हैं इनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सरकार का कंसेप्ट है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन की उसका दुरुपयोग किया है और यह सही भी है, क्योंकि अब तक केवल ये फ्रॉड करने वाले जिनको डिपार्टमेंट या सरकार पकड़ पाई है जीएसटी के लिए उनकी संख्या 365 है और जो जीएसटी फ्रॉड की रकम 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो यह तो सही बात है कि फ्रॉडस्टर्स ने सिस्टम का दुरुपयोग किया है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा सुदृढ़ करना आवश्यक था। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया है कि
अलग अलग एजेंसियों से, इनकम टैक्स से, बैंक से, कस्टम से डेटा लेकर उन डेटा को एनालाइज करके और केवल स्पेसिफिक केसेस में जहां पर यह पता चलता है कि इन रजिस्टर्ड पर्सन ने फ्रॉड किया है, उन्हीं के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए और यदि कहीं पर थोड़ा सा असुविधा भी होती है बोनाफाइड टैक्स पेयर को, तो उसे भी स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि बहुत ही छोटे नंबर में भी करदाता या रजिस्टर्ड पर्सन गलत फायदा उठा रहे हैं तो सरकार को प्रोविजंस तो लाने ही पड़ते हैं। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है वही इम्पोर्टेंट चीज है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।